हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पार्टी सिस्टम इन इंडिया कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग नेचर एंड ट्रेंड्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी किस प्रकार वर्क करती है, फिर उसके इशू बेस्ड फंक्शनिंग क्या है पार्टियों के उसको देखेंगे, डायल्यूशन ऑफ आइडियोलॉजी को देखेंगे, किस प्रकार उनकी विचारधाराओं में कमी देखी गई है, पर्सनालिटी कल्ट की पॉलिटिक्स किस प्रकार की जाती है, व्यक्तित्व की राजनीति, वीक पार्टी डिसिप्लिन किस प्रकार है, पार्टियों का जो डिसिप्लिन है वो कमजोर है, उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी पाई जाती है, कोएलिशन जो पार्टी सिस्टम इंडिया में वर्क कर रहा है वो किस प्रकार वर्क कर रहा है उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म को भी देखने की कोशिश करेंगे, जो लोक लुभावन की राजनीति की जाती है उसको। और फिर अंत में हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस जो बनाए जाते हैं, अवसरवादी अलायंस जो बनाए जाते हैं, गठबंधन बनाए जाते हैं राजनीति करने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया जो है तो मोस्ट वाइब्रेंट और रोबस्ट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के रूप में पहचाना जाता है। इसमें जो पार्टियां हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद से देखा जाए और वर्तमान में तो बहुत सारे सेवरल चेंजेस देखने को मिलते हैं इंडियन की जो पार्टी सिस्टम की वर्किंग है उसमें, है ना। कई सारी पार्टियां एग्जिस्टेंस में आती हैं और कई सारी पार्टियां ऐसी भी हैं जो एग्जिस्टेंस से बाहर हो जाती हैं। जैसे स्वतंत्र पार्टी बनती है, जनसंघ बनती है, वो सब पार्टियां एग्जिस्टेंस से बाहर चली जाती हैं। कई सारी पार्टियां ऐसा है जो अपना प्रभुत्व बना लेती है, जैसे बीजेपी उभर के सामने आई, समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, या तृणमूल कांग्रेस हो गए। तो ये सब पार्टियां ऐसी आती हैं जो वर्तमान में आती हैं और अपना एक स्ट्रांग जो है तो वोट बैंक तैयार करके रखती हैं। और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो वीक हो गई हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, तो एक समय बहुत स्ट्रांग थी और वर्तमान में वो वीक होती दिखाई दे रही है। साथ साथ इंडियन जो पार्टी सिस्टम की वर्किंग है उसमें बहुत सारे ट्रांजिशनल पॉइंट भी रहे हैं। एक समय पर वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था, जो इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, जिसको रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम कहकर भी बुलाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में मल्टी पार्टी सिस्टम आया, जहां पर टू पार्टी या उससे ज्यादा की जो पार्टियां हैं कोएलिशन करके जो है तो सरकार बनाती हैं। और ये कोएलिशन पार्टी को हम लोगों ने भारत में सफल होते हुए भी देखा है। जैसे एनडीए से पहले 1998 से 2004 तक का जो सफल कोएलिशन की सरकार जो तो बनाने में सफल रहती हैं, अपना जो कार्यकाल है उसको पूरा करती हैं। उसी प्रकार यूपीए जो है तो 2 बार का अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक करने में सफल रहती हैं। इसके बाद वर्तमान में जो देखा जा सकता है वो सेकंड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम के रूप में पहचाना जा सकता है, जिसमें बीजेपी का जो है तो डोमिनेंस चल रहा है। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जो हम इंडिया में पार्टी सिस्टम डेवलप हुई हैं वो 6 फेजेस में हुई थी। तो पहला जो फेज था वो पार्टी सिस्टम और फ्रीडम मूवमेंट का जो फेज था, उसमें जो पार्टियां बनकर तैयार हुई थी, जो 1992 1920 से 1947 का जो पीरियड था उसमें। फिर उसके बाद हमने वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम देखा, जिसको कांग्रेस सिस्टम कहा गया, 1952 से 1969 का। फिर हमने देखा कांग्रेस का डोमिनेंस और डिसेंट देखा 1971 से 1977 का। फिर हमने इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी देखा कि 1980s के दशक में कई सारी जो तो रीजनल पार्टी उभर कर सामने आती है भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में। उसके बाद हम लोग फ्रैगमेंटेड मल्टी पार्टी सिस्टम देखते हैं 1989 से 2014 तक का, है ना। फिर सेकंड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम हम लोग देखते हैं 2014 से लेके जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो बीजेपी गवर्नमेंट का डोमिनेंस चल रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं जो इंडियन पार्टी है वो किस किस आधार पर कार्य करती है। तो पहला तो है इशू बेस्ड फंक्शनिंग। जो पार्टियां होती हैं एक इशू को लेके, मुद्दे को लेके उस आधार पर कार्य करती हैं। जो अर्लियर पार्टीज देखी गई थी वो होलिस्टिक अप्रोच अपनाते थे किसी भी पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, यानी कि सभी समाज के सभी वर्ग को साथ में लेकर कार्य करने की भावना थी। जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई या कम्युनिस्ट पार्टी, अब मार्क्सिस्ट हो गई, ये सब। लेकिन वर्तमान की जो पार्टियां हैं वो सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटी को ध्यान में रखकर ही कार्य करती हैं। वो जो वर्तमान की पार्टियां हैं वो किसी एक सेगमेंट पॉपुलेशन को अपनी तरफ वोट बैंक के रूप में खींचने के प्रयास में रहती हैं। तो इस प्रकार हम लोग हर पार्टी को, इसमें वर्तमान में जो पार्टी कार्य कर रही हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो किस ग्रुप ग्रुप के लिए वो काम कर रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी अगर हम लोग एग्जाम्पल्स के रूप में देखें तो बहुजन जो समाजवादी जो पार्टी है वो दलितों के इंटरेस्ट के लेकर काम करती है। इसी प्रकार जो समाजवादी पार्टी है उनको यादवों की पार्टी के रूप में पहचाना जाता है, या यादवों के इंटरेस्ट को लिए या ओबीसी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर कार्य करती हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इशू बेस्ड पार्टी जो है तो कार्य करती हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो विचारधाराएँ हैं उनका भी कमज़ोर हुई हैं, जो विचारधाराओं की राजनीति होती थी उसको भी कमज़ोर हुई है। इंडिपेंडेंस के शुरुआती दौर में तो हम लोग विचारधाराओं को देख सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो तो विचारधाराएँ कमज़ोर हुई हैं और कोई भी पार्टी एक दूसरी विचारधारा के साथ कोएलिशन बनाने में कहीं भी हिंड्रेंस के रूप में कार्य नहीं करती या उसको लिए बाधा नहीं बनती विचारधारा। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग जो है तो एक साथ चुनाव लड़ती हैं, लड़ते हुए देखा गया है केरला में, ठीक। इसी
प्रकार कांग्रेस और सीपीआई को जो है एक साथ अलायंस बना के पावर में आने के लिए अलायंस बना के चुनाव लड़ते हुए इनको भी देखा गया है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग अगर एग्जांपल देखना हो तो हम लोग 1977 का जो जनरल इलेक्शंस होता है, जिसमें जनता पार्टी सरकार बनाती है, उसमें देखा जाता है। उसमें जो है तो सोशलिस्ट ग्रुप भी साथ में आते हैं, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे वो भी एक साथ आते हैं, और जनसंघ जो थी वो भी पार्टी जो राइटिस्ट पार्टी के रूप में पहचानी में आती है, वो सब ने मिलकर एक साथ कोएलिशन बनाया जो जनता पार्टी के रूप में सरकार बनाने में सफल हुई है। तो इस प्रकार देखें तो कोई भी आइडियोलॉजी जो है तो उनको एक साथ आने से रोकती नहीं है, या आइडियोलॉजी जो है बाधा नहीं बनती। इसके अलावा भारत में जो तो पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स भी देखी गई है, व्यक्तित्व की राजनीति को देखा गया है कि पहले भी देखा गया है जो फार्मर लीडर थे वो भी अपने व्यक्तित्व की राजनीति करते थे, व्यक्ति आधारित अपने व्यक्तित्व के आधार पर वोट को अपने तरफ वोट बैंक को रखने में सफल रहे हैं। जैसे जयललिता हो गए, ज्योति बसु हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, जयप्रकाश नारायण हो गया, बाल ठाकरे हो गए, ये पहले के ऐसे नेता हैं जो अपने अपने व्यक्तित्व के आधार पे वोट जो है तो जुटाने में सफल होते हैं। वर्तमान में यदि देखा जाए 2 से 3 दशक में देखा जाए तो नीतीश कुमार हो गई, ममता बनर्जी हो गई, मायावती हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए या बीजू पटनायक। तो इनके व्यक्तित्व के आधार पे लोग इनको वोट देते हैं। नरेंद्र मोदी के यदि पहचान की बात की जाए, इनके व्यक्तित्व की बात की जाए, तो इनको हर रूप से पहचाना जाता है। एक चाय वाले के रूप में भी पहचाना जाता है, इनको एक गरीब के रूप में पहचाना जाता है। इसी तरह इनको एक डेवलपमेंटलिस्ट के रूप में, विकासवादी के रूप में भी देखा जाता है, एक कारपोरेट के रूप में भी देखा जाता है, और मिडिल क्लास भी लोग भी इनको एक मिडिल क्लास के रूप में देखते हैं, जिसके कारण इनको जो है तो बहुत ज़्यादा वोट जो है तो इनके वोट मिलते हैं, या इनकी पर्सनालिटी से लोग प्रभावित होते हैं, तो उनको वोट देते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग पहले के देखें जो फ्रीडम स्ट्रगल के समय के जो लीडर थे, वो भी पॉपुलर लीडर थे, जैसे गांधी हो गए, नेहरू हो गए, पटेल हो गए। लेकिन ये अपने करिश्मा का उपयोग नहीं करते थे, अपने व्यक्तित्व का प्रयोग नहीं करते थे पॉपुलर मैंडेट को लेने के लिए। लेकिन वर्तमान की राजनीति में देखा जाता है कि इंडिया में पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स की जाती है, व्यक्तित्व की राजनीति की जाती है। इसके अलावा हम लोग पार्टी की जो फंक्शनिंग है उसमें वीक पार्टी डिसिप्लिन की बात बात भी कर सकते हैं। पार्टी का जो अनुशासन है वो कमज़ोर होता है। इस कमज़ोर अनुशासन की वजह से ही कोई भी लीडर जो है तो रिबेल करने से या एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन करने से कभी भी अ अ, हेजिटेट नहीं करता, है ना? अगर एक पार्टी का उसको टिकट नहीं दिया गया तो वो दूसरे पार्टी में तुरंत ज्वाइन कर लेता है। और अगर व्यक्ति रिबेल करके इस पार्टी से गया हुआ दूसरी पार्टी में ज्वाइन किया है, वहाँ भी अगर उसको अपने मन का जो है तो सूटेबल जो है तो ऑप्शंस नहीं दिखाई देते, तो उस पार्टी को भी छोड़कर तीसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, या पुनः उसी पार्टी में लौटकर चला आता है। इस प्रकार देखा जाए तो कोई भी पार्टियाँ किसी रिबेल को भी अपने में लेने में भी कोई संकोच नहीं करती। तो इस प्रकार पार्टी का जो अनुशासन है वो कमज़ोर होता दिखाई देता है। जो पार्टी का कमज़ोर अनुशासन है उसकी वजह से डिफेक्शंस होते हैं, स्प्लिट्स होता है पार्टियों में, फंक्शनलिज़्म होता है, पॉलिटिकल टर्नकोटिज़्म भी इंडियन पॉलिटिक्स में देखा जाता है पार्टी के वीक डिसिप्लिन की वजह से ही। फिर पार्टियों के अंदर हम लोग इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव भी देख सकते हैं, जो आंतरिक लोकतंत्र होता है वो अभाव भी देखा जाता है। क्योंकि जो इस्टैब्लिश लीडर होते हैं किसी भी पार्टी के, वो अपने पावर को कमज़ोर नहीं देना चाहते, वो हमेशा अपने आप को जो है तो अपनी पावर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। जिसकी वजह से जो इंडियन सिटीज़न्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या जो कहा गया है कि इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर सिटीज़न्स को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के और इलेक्शंस को लड़ने की, वो नहीं हो पाता, क्योंकि जो जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, वही लोग पार्टी में अपना टिकट जो है तो सिक्योर कर पाते हैं और इलेक्शन लड़ पाते हैं। और जो जो लीडर्स पहले से स्थापित हैं वो अपने किसी नए लीडर्स को आगे नहीं बढ़ने देते, वो अपने पद को नहीं छोड़ते हैं। है ना? साथ-साथ जो पार्टी का है, फंक्शनिंग का है, वो सेंट्रलाइज़ भी हो गया है, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, कोई पार्टी का यंग लीडर है, वो अगर पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध जाकर वोटिंग करता है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शंस लॉ जो है तो 1985 में जो जब से आ गया है, तो लग जाता है, जिसकी वजह से वो पार्टी की जो व्हिप है, उसके खिलाफ वोट भी नहीं डालता है। इंडिपेंडेंट रूप से एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपने पर जो है तो इंडिविजुअल प्रेफ़रेंस को नहीं रख पाता। कोई भी कोई भी कानून बनता है, चाहे नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे, ठीक? साथ ही साथ अगर कोई पार्टी का लीडर है जो सीनियर लीडर्स बन गया है ना? पद में है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी हैं कि जो फैमिली बेस्ड पार्टी हैं, तो उस लीडर्स को रिमूव करना भी आसान नहीं होता, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर फैमिली पार्टी है, तो जो फैमिली का जो मेंबर होगा वही उसका हमेशा ये देखा गया है कि लीडर होता है। कोई नया व्यक्ति लीडर्स या यंग पॉलिटिशियंस को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। इस प्रकार उसके लिए जो पॉलिटिशियन है, उसको आगे बढ़ने में बहुत ही कठिनाई
होती है। साथ ही साथ जो लीडर्स होते हैं वो अपनी पावर्स को जितना कंट्रोल रख सकते हैं किसी भी पार्टी में उतना रखने की कोशिश करते हैं। जैसे इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट कौन-सा होगा, उस पार्टी का एजेंडा क्या होगा वो सेट करेंगे, है ना? तो ये सब काम करते हैं, ठीक? तो जिसके कारण भी देखा जाता है कि पार्टियों के अंदर क्या होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी का या आंतरिक लोकतंत्र का अभाव देखा जाता है। फिर इंडिया में जो है तो कोएलिशन पार्टी भी सिस्टम भी कार्य करती है, गठबंधन पार्टी प्रणाली भी देखी गई है। और ये जो कोएलिशन पार्टी सिस्टम जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो 1990s के दशक में देखा जाता है। उसमें कई सारी फ्रेगमेंटेड मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होती है। इसी समय जो है तो हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी का राज होता है, समाजवादी पार्टी का राज होता है ना? उदय होता है, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टियाँ ये सब भी आती हैं और जो है तो अपने एक लोअर या बैकवर्ड कास्ट ग्रुप का जो सपोर्ट है वो लेके आती हैं, जिसके कारण भी लोग जो है तो पार्टियां जो है तो जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं इनके साथ कोएलिशन बना के सत्ता में आने के लिए कोशिश भी करती है। अगर हम लोग कुछ सालों में 10-15 सालों में रोल की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी पार्टी का रोल भी लगभग रिवर्स हो गया है। जो पहले एक समय पर कांग्रेस का डोमिनेंस होता था, कांग्रेस के साथ पार्टियां गठबंधन बना के सरकार बनाती थी, अब वो देखा जा रहा है कि बीजेपी के साथ वो अधिक देखा गया है, ठीक? तो कोलिशन केवल नेशनल लेवल पे ही नहीं बनता बल्कि रीजनल लेवल पे भी सरकार जो राज्यों में सरकार बनाना होता है, वहाँ पर भी कोलिशन देखा जाता है। ठीक। इसके अलावा जो पार्टी होती है वो पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म भी करती है, यानी लोक लुभावन की जो राजनीति होती है वो करती है। जैसे लोन वेव करने के लिए, लोन माफ करने के है, गरीबी को बिल्कुल खत्म करने की जो स्कीम चलाई जाती है, तो इस प्रकार की जो बात की जाती है वो वोट को अपने को सिक्योर करने के लिए की जाती है। ठीक। जैसे 1971 के लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें इंदिरा गांधी जो है तो गरीब हटाओ का नारा देती हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारा वोट जो है तो लोगों का ध्यान उस तरफ खींचता है और लोग उनको जो है तो एक भारी बहुमत से उनको जीत दिलाते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से ये तब से जो पावरफुल पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है वो देखी जा रही है हमेशा से वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात की जाएगी, रिजर्वेशन को इंक्रीज करने की बात की जाती है, लोन को माफ करने की बात की जाती है, अनाज जो है उनको बहुत ही सस्ते दामों पर 2 रुपए पर केजी के हिसाब से देने की बात की जाती है। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो या इलेक्शन स्लोगन में इस तरह की बातें आती हैं, ताकि जो है तो पार्टी को अधिक से अधिक वोट मिले। तो इस प्रकार देखा जाता है कि लोक लुभावन की राजनीति चल रही है। ये राजनीति लोक लुभावन की राजनीति सफल होते हुए भी देखा जाता है। जैसे 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को सफलता मिलती है। 2013 का जो इलेक्शन होता है आम आदमी पार्टी जो होता है उसमें प्रॉमिस करती है फ्री पावर की, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करती है, फ्री वाटर्स की बात करती है जो दिल्ली के रेसिडेंट हैं, तो जिसके कारण इनको काफ़ी मात्रा में वोट मिलते हैं। और साथ साथ ये महिलाओं के लिए फ्री बस और मेट्रो की सुविधा की भी बात करते हैं। तो ये सब जो इस प्रकार की जो राजनीति होती है इसी को लोक लुभावन की राजनीति कहते हैं। 2021 के अगर वेस्ट बंगाल का लेजिस्लेटिव इलेक्शन देखा जाए तो उसमें भी पॉपुलर पॉलिसीज इसी प्रकार की अपनाई गई। जैसे महिलाओं के लिए मंथली इनकम की बात की गई है ना, कई सारी स्कीम चलाई गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो अभी 2024 का इलेक्शन 23 का इलेक्शन हुआ उसमें भी इसी प्रकार की स्कीम्स, लाडली बहना योजना जैसी स्कीम्स चला के लोक लुभावन की राजनीति की जाती है। तो ये जो तो देखा गया कि जो लोक लुभावन की राजनीति है लगभग इंडिया में सभी पार्टी जो है तो करती हैं, ठीक, वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। फिर पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस भी देखा जाता है, अवसरवादी गठबंधनों की राजनीति भी देखी जाती है। ये देखा जाता है कि इलेक्शन का जब पीरियड आता है तो उसमें अनप्रिंसिपल्ड अलायंस भी बनते हैं, जो कभी विरोधी रहते हैं या विरोधी विचारधारा के लोग रहते हैं वो भी एक साथ आके एक पावरफुल पार्टी जो सत्ता में है सरकार उसके खिलाफ कोलिशन बनाते हैं और अपने पावर को अटेन करना चाहते हैं। ठीक। तो ये कभी भी अलायंस बनाने में इनकी जो आइडियोलॉजिकल राइवल्स हैं वो कभी भी बीच में हिंड्रेंस का काम नहीं करती हैं। जैसे मई अप्रैल 2021 के वेस्ट बंगाल चुनाव में देखा गया कि सीपीआईएम अदर लेफ्ट जो होते अलायंस बनाते हैं आईएनसी कांग्रेस के साथ। ठीक। और वही जो है तो सेम जो है तो लेफ्ट और कांग्रेस जो है तो सेपरेट रूप से केरला में इलेक्शंस सेम पीरियड में ही देखा जाता है, यानी एक ही समय पे एक पार्टी दूसरे पार्टी के विरोध में भी लड़ रही है किसी राज्य में और किसी अन्य राज्य में देखा जाता है कि वो वही दो पार्टियां आपस में गठबंधन की करके भी जो है तो चुनाव लड़ रही है पावर में आने के लिए। ठीक है। वर्तमान की जो तृणमूल कांग्रेस है वेस्ट बंगाल की उसको भी देखा गया है कि एक समय ऐसा था कि वो बीजेपी की जो है तो अलायंस हुई थी हुआ करती थी एनडीए की कोalition जो गवर्नमेंट सेंटर में 1998 में कार्य कर रही थी उसकी, लेकिन इसमें जो है तो टीएमसी एक बीजेपी की विरोधी पार्टी के रूप में दिखती है या विरोधी गठबंधन में वो रहती है। तो इस प्रकार देखा गया है कि अवसरवादी गठबंधनों की राजनीति भी हमेशा की जाती रही है।
तो ये था हमारा नेचर और ट्रेंड्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको आगे इस तरह की जो वीडियो हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।